जय हिंद साथियों, आप आज के सुपर फास्ट वीडियो में हम ऐसे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत जरूरी हैं। मैं कहूंगा अगर आप अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो ये सवाल देखिएगा और इनके जवाब अगर आपको नहीं मालूम है तो साथियों आपको तैयार कर लेना है इन सवालों के जवाब, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको यहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है साथियों ये वीडियो एकमात्र वीडियो लगभग आपको 20 नंबर देकर जाएगी, चाहे वो हिंदी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, चाहे जीके करंट अफेयर से, या चाहे रीजनिंग और मैथ्स, और चारों विषयों साथियों हम लोग यहां पर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है घुड़दौड़ कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची इसमें से साथियों क्या हो सकता है, देखकर एक बार मुझे बताइए। देखिए रात्रि के तो बहुत सारे पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे। रात्रि की अगर बात करते हैं साथियों, रात्रि को इसमें से अगर बात करें तो रात्रि को रजनी कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा रात्रि को क्या कहा जाता है? रात्रि की अगर बात करें रात्रि को रात भी कहते हैं, रात्रि को साथियों निशा भी तो कहा जाता है ना। और रात्रि की अगर बात करें रात्रि को यामा भी कहते हैं, और रात्रि की अगर बात करें तमी भी कहा जाता है साथियों रात्रि को। तो इतने पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे रात्रि के। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवेश का साथियों विलोम क्या हो सकता है। प्रवेश के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश का विलोम साथियों निकास हो जाएगा। अगर आपसे दूर का विलोम पूछे तो दूर का विलोम क्या होता है? पास होता है। और आने का विलोम साथियों क्या होता है? आने का विलोम साथियों क्या होता है? जाना होता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यह बताना है उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त। यह सवाल आएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों सरस्वती पर्यायवाची, यानी कि सरस्वती के इसमें से पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सरस्वती की, देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है माता। तो माता का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? माता को साथियों हम लोग जननी भी कहते हैं, माता को माँ भी कहते हैं, माँ को साथियों अम्मा भी कहा जाता है, और माँ की अगर बात करें माँ को साथियों वालिदा भी कहा जाता है ना। और वालिद किसे कहते हैं? पिताजी को कहते हैं। अच्छा, शारदा शब्द की यहां पर अगर बात करें तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वो शारदा जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? नई कहानियां बनाना? नहीं। गड़े हुए मुर्दों को कहीं और ले जाना? नहीं। मुर्दों को कब्र से उठाना? नहीं। पुरानी बातें उठाना? बिल्कुल साथियों, पुरानी बातें उठाने को कहा जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब खाली जगह वाला आपके सामने साथियों सवाल आ गया, आभूषण मनुष्य की प्रेम बढ़ाते हैं, ये होगा, या शक्ति बढ़ाते हैं, या शोभा बढ़ाते हैं? मैं कहूंगा शोभा होना चाहिए यहां पर, यानी कि आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 20 के 20 सवाल जो हिंदी के होंगे वो सारे के सारे PYQ वाले सवाल हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने ये सारे के सारे हिंदी के सवाल लिए हैं। तो ये इधर उधर नहीं, सिर्फ सातों एग्जाम वाला लेवल आपका चल रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। उसके बाद देखिए उत्तम का सातों विलोम आप लोग मुझे बता दीजिए। तो अधर होगा, अति होगा, बढ़िया होगा? नहीं साथियों, उत्तम का विलोम अधम होता है। आंसर आपका डी है। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको अजात शत्रु कहा जाता है। दंग रह जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है बताइए? चकित हो जाना, परेशान हो जाना, नाराज हो जाना, या बदल जाना? मैं कहूंगा दंग रह जाना कह लो या चकित हो जाना कह लो, आंसर आपका ए होगा, बात एक ही है। उसके बाद देखिए, जो करे वह जागे, नहीं। जो करे सो भरे, बिल्कुल यही होगा, जो करे वह भरे, यानी कि यहां पर जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, भरे। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रसोई घर कैसे लिखा जाता है? ये तो रसोई घर लिखा हुआ है, सौ नहीं आएगा, सा में ओ की मात्रा आएगी, औ की नहीं, है ना। ये अगर बात करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा नहीं है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रसोई घर, ये बिल्कुल सही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए? उसको कर्मज्ञ तो नहीं कहेंगे, उसको सर्वज्ञ कहेंगे। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और एसएससी जीडी की परीक्षा जो आपकी कुछ दिन ही बाद साथियों होने वाली है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट सिलेक्शन
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन अभी मुझे फिक्र है आपके सिलेक्शन की, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी में ही साथियों आपकी भलाई होगी, क्योंकि अब जो भी वीडियोस आएंगे और जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड आ रही हैं, इधर उधर का कुछ नहीं, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सबसे अहम है और वही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए, तो एक शब्द यहां पर दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि दूषित का विलोम क्या होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे विकृत का विलोम क्या होगा, तो छोटा आ लगा देना और यह विकृत का विलोम बन जाएगा, अविकृत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें, यह प्रदूषित है, प्रदूषित का साथियों विलोम क्या हो सकता है ना, और भ्रष्ट है और स्वच्छ है। तो मैं कहूंगा, अगर दूषित के मैं कहूं कि दूषित का विलोम क्या होगा, तो दूषित का विलोम यही हो जाएगा, स्वच्छ। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, जो बेकार की बातें करता है ना, जो बेकार की बातें करता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको वाचाल कहा जाएगा। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। ये बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, जो कम बोलता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको मितभाषी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग साथियों याद रखें। और जो नपातुला खर्च करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राष्ट्र शब्द दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो राष्ट्र को तो साथियों बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि राष्ट्र की अगर बात करें तो देश हम लोग कहते हैं, और राष्ट्र को साथियों मुल्क भी तो कहते हैं। राष्ट्र को मुल्क भी कहा जाता है, राष्ट्र को प्रांत भी कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको यहां पर चयन करना है। तो मैं कहूंगा वनवास, बास नहीं आएगा, वनवास भी नहीं होगा, वनवास होता है। यानी कि दोनों में क्या आएगा साथियों, वा का इस्तेमाल होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि मरुस्थल शब्द का साथियों एक बार बता दीजिए पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो मरुस्थल को रेत नहीं कहते हैं, मरुस्थल को रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, अब आपको मौन का विलोम बताना है। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको साथियों बता दे रहा हूं। देखिए, आपका जो पेपर है साथियों एसएससी जीडी 2026 जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, इस एग्जाम को अगर साथियों आप 100% क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने कुछ पीडीएफ साथियों तैयार करवाई है स्पेशली आपके लिए। देखिए, पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो 10 मॉडल पेपर की दी जाएगी। इसमें अगर बात करते हैं, इसमें सब कुछ होगा, हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग मैथ्स होगी, और जैसा आपका पेपर आएगा ना वैसे हैं साथियों ये 10 मॉडल पेपर। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि 40 से 50% आपको कंटेंट यहां से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा साथियों आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की एग्जाम में पूरा पेपर नया नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन साथियों पिछली शिफ्ट में से भी डिक्टो उठाए जाते हैं, बिल्कुल रत्ती भर का फर्क नहीं होता है। तो एक तो ये जब आप पीडीएफ इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहां से कुछ नहीं 30% कंटेंट यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, इसमें 2026 और 25 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों पीडीएफ की प्राइस बहुत अधिक नहीं, 100 200 300 नहीं, सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज 45 रुपए मैंने रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। टारगेट सिलेक्शन ऐप पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे, ऐसा नहीं कि बहुत आगे जाना पड़ेगा, नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। तो ये चीजें आपके लिए, तो परीक्षा में जितना भी समय बाकी हो एक बार इस पीडीएफ को आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। सरसरी निगाहों से भी देख लेते तो मेरा मानना है पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं साथियों हिंदी के अंतिम सवाल की, विलोम क्या होगा मौन शब्द का। तो मौन का विलोम क्या होता है साथियों, मौन का विलोम क्या होता है, मुखर होता है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है। अब साथियों जीके के और करंट अफेयर के सवालों को हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था। तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था, तो चित्तौड़गढ़ से था। कहां से था, चित्तौड़गढ़ से था रानी पद्मावती का संबंध। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। तो किसने किया था साथियों, राजा राममोहन राय ने किया था। यह भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग
कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये तीनों पुस्तकों की जब हम बात करते हैं तो ये तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी। आपसे एक सिंगल पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि ज्ञान योग पुस्तक किसकी है या कर्मयोग किसकी है, राजयोग किसकी है। तीनों पुस्तकें साथियों किसकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद जी की हैं। उसके बाद देखिए काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है ना, ये काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, एक बार बता दीजिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कहने कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, सातों इसकी कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है जब तक जनता चाहती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर जाने से, या स्थिर रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है या घटता है? तो मैं कहूंगा वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर या उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर जाने पर घटता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये तीनों मंदिर साथियों किस राज्य में, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि ये तीनों मंदिर कहां पर हैं, ओडिशा राज्य में हैं। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, सारे के सारे मंदिर तीनों ओडिशा राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यह ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को की अगर हम बात करें तो इसको ही स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। अगला देखिए ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क शहर की अगर बात करें तो इसको ग्रेट व्हाइट वे भी कहते हैं और ब्रॉडवे भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इटली की मुद्रा इनमें से क्या है? तो इटली की मुद्रा की अगर हम बात करें तो यूरो जो है ना, यूरो ये इटली की मुद्रा है। अगला देखिए अब साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के। अब यहां से करंट अफेयर के सवाल होंगे। देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना दिवस एक तिथि को मनाई जाती है। वो तिथि क्या है? तो वो तिथि साथियों 21 जनवरी है। यानी कि 21 जनवरी को त्रिपुरा स्थापना दिवस भी मनाते हैं, मणिपुर की स्थापना दिवस भी और मेघालय की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मुआनपुई सेयायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान ये रखना है न्यूजीलैंड के लिए, है ना, न्यूजीलैंड देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मुआनपुई सायावी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये तो सातों लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी आपको ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को, यानी कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के जो आवास हुआ करते हैं ना, अब इनके आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ये बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है? रविशंकर छवि इनका नाम है और ये सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त हो चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो क्या आपका जवाब साथियों हो सकता है? मैं कहूंगा तमिलनाडु आपका जवाब होगा। यानी कि गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो कौन करेगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बताइए। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये साथियों असम राज्य में शुरू हुई है। असम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ साथियों लेह में किया गया। कहां पर? लेह में इसका शुभारंभ किया गया है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का।
तो साथियों अब आपके सामने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन साथियों आपने हिंदी के देखे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर प्लस जीके के आप लोगों ने देखे। अब साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग देखेंगे रीजनिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों बनते हैं वहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो मेरा मानना है कि ये टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिएगा और अपने एग्जाम को, एसएससी जीडी के एग्जाम को साथियों आसानी के साथ क्रैक करिएगा। पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है और मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि एस को एच कहा जाए, ठीक है, इसको क्या कहा गया, एच को इसको क्या कहा गया है, एच, और आर को एट द रेट, है ना, आर को एट द रेट, और ए को क्या कहा गया है, वी, और एम को हैशटैग कहा गया है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं ये टी होगा, टी को क्या, क्योंकि यहां पर टी है, आई नहीं है, टी को डॉलर का साइन कहा गया है, ई को प्रतिशत कहा गया है। तो मास्टर को आपको बताने क्या लिखा जाएगा। देखिए एम को यहां पर क्या कहा गया है, ढूंढिए जरा, एम को यहां पर क्या एट द रेट कहा गया है, तो एट द रेट, सॉरी हैशटैग कहा गया, तो हैशटैग यहां पर आ जाएगा। हैशटैग देखिए चारों ऑप्शन में है। ए की अगर बात करें तो ए को क्या कहा गया है, ए को वी कहा गया है, तो वी आ जाएगा। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। एस की अगर बात करें, एस को एच कहा गया है, एच यहां पर आ जाएगा। टी की अगर बात करें, टी को साथियों ये कहा गया है, डॉलर कहा गया है। और ई की अगर बात करें, ई किधर गया, ई को ये प्रतिशत कहा गया है। और आर की अगर बात करें तो आर को साथियों एट द रेट कहा गया है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे लग रहा है और दिख भी रहा है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे होगा ये सवाल। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। ऐसे 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं। कहा जा रहा है कि जेड वाई का भाई है, तो जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। जेड जो है ना ये वाई का भाई है, जेड जो है, जेड की अगर बात करें तो ये वाई का भाई है। तो भाई है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो प्लस लगा लेंगे, और ये हो सकता है स्त्री हो, क्या पता ये भी पुरुष हो। उसके बाद अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए के दादा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको स्किप करिए। क्यों? क्योंकि हमें अब वो लाइन सॉल्व करना है जिस लाइन में या तो z का जिक्र हो या y का जिक्र हो। तो यहां पर y का जिक्र है, y h की बहू है, y जो है ना साथू h की बहू है। तो मैं कह सकता हूं y ये h की बहू है, यानी कि h का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी होंगी साथियों वाई, तभी तो एच की बहू हो जाएंगी वाई, यानी कि ये कौन है, ये साथियों महिला है। और वाई का भाई कौन है, जेड है। उसके बाद अब देखिए अब वो लाइन आपको सॉल्व करना है जिसमें एच, वाई या जेड में से किसी एक का यहां पर जिक्र हो। चलिए ये पता जेड लिखा हुआ है साथियों, जेड का ए से क्या संबंध है, 17 नहीं जेड लिखा होगा। अब देखिए साथियों उसके बाद अब देखिए ये तो लाइन हो गई है, ए के दादा या नाना है एच, है ना, ए के दादा या नाना कौन हो जाएंगे, एच हो जाएंगे। चलिए तो एच, इस कहने का मतलब क्या है, इनका जो बच्चा होगा वो कौन होगा, वो सातु ए होगा, तभी तो सातु ये कौन हो पाएंगे, तभी तो ये दादा हो पाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वाई एच की बहू है, वाई एच की बहू है, ये तो हो चुका है। ए का पिता एक्स है, तो ए का पिता कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ए क्या कहेगा जेड को, तो ए क्या कहेगा सातु जेड को। देखिए मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है ना, तो मामा कहा जाता है। तो मामा कहां पर है, मामा आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे कहने के कनिका और गौरी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं। तो इसको ही बना ले साथियों। सबसे पहले देखिए कनिका जो है ना ये पूर्व और गौरी जो है ना पश्चिम सड़क पर खड़ी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, कनिका और गौरी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कनिका हो गई है ना, और ये अगर बात करें गौरी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कनिका और गौरी ये दोनों जो खड़ी है ना साथियों, ये 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद कहने के साथियों यहां पर अगर बात करें, कनिका और गौरी क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। यानी कि यहां पर जो कनिका है और यहां पर जो गौरी है, कनिका जो है ना ये पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करती है, तो कनिका यहां से चलेगी, पूर्व की तरफ चलेगी, और गौरी की अगर बात करते हैं ये पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। यानी कि यहां से चलेगी तो पश्चिम यही तो होगा भाई साहब, इधर ही तो होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि ये भी 5 किलोमीटर दूरी तय करेगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक गौरी भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि फिर कनिका अपने बाईं ओर मुड़ जाती, कनिका जो है ना ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा दिया और 10 किलोमीटर चला दिया। उसी गति से गौरी अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, यानी कि अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो देखिए
बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो अगर ये 5 किलोमीटर बाईं तरफ चलेगी तो ये कहीं यहां पर पहुंच जाएंगी, ये 5 किलोमीटर चलेंगी तो ये कहीं यहां पर पहुंच जाएंगी। तो कहा जा रहा है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये एक यहां पर है कनिका और ये गौरी यहां पर हैं, तो ये दूरी आपसे पूछी जा रही, ये दूरी साथियों कितनी होगी, कितनी होगी मुझे बताइए। देखिए ये टोटल 20 है, 5 यहां से माइनस हो गई, 5 यहां से माइनस हो गई, यानी कि 10 माइनस हो गई। तो 20 में से 10 माइनस करोगे, 10 किलोमीटर की दूरी बाकी रहेगी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे साथियों। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही है, 10 किलोमीटर की दूरी रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि ए के विपरीत सतह पर कौन होगा, ये आप लोग फटाफट एक बार मुझे बता दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है बी ए सी ई डी एफ, यानी कि आपको ये पता है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 6 नंबर भी हो सकते हैं, 6 अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो यहां तो हमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो कंडीशन अगर ऐसी आ जाए, दो पासे हों और दोनों में बिल्कुल अलग अलग नंबर हो, तो हमें एक चीज पता होती है क्या, कि बी का विपरीत ई हो जाएगा, है ना, ए का विपरीत एफ हो जाएगा और सी का विपरीत डी हो जाएगा। बस ये लॉजिक याद रखेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, ए का विपरीत पूछा जा रहा है, भाई साहब ए का विपरीत एफ हो जाएगा। तो एफ कहां पर है, एफ आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपके एग्जाम में जिस लेवल तक का एग्जामिनर सवाल पूछेगा, यानी कि उसकी जितनी तथा है, उसकी जितनी शक्ति, जितना मुश्किल वो सवाल पूछ ले, मैं आपको उस मुकाम तक ले जाऊंगा और उस डिफिकल्टी और लेवल से साथियों गुजारूंगा कि अगर आप यहां से क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मान अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो एग्जामिनर की वो औकात नहीं जो सवाल आपको दे और आप कर ना पाओ, अगर आप रेगुलर क्लास को लेते हो। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अभी भी समय है, अभी भी मैं पिछले जो कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं वो दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया भी आपको पढ़ा दूंगा, यानी कि वो सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए कितने चैप्टर हैं रीजनिंग में, 20, 25, 30, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हर बार मैं आपको 10 से 12 सवाल करवाता हूं एक क्लास में रीजनिंग के। तो अगर साथियों नए कॉन्सेप्ट लाता हूं मैं, ये समझ लीजिए हर बार, है ना, पुराने रिपीटेड क्वेश्चन ना के बराबर चांस है मैं लाता हूं। तो अगर आप कुछ दिन भी क्लास हमारी देख लेंगे, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, तो रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और हिंदी में आपके पूरे नंबर आएंगे। हाँ जीके का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों। जीके कौन अच्छी करता है, 20 में से साथियों अगर आप मान लीजिए 13, 14 भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन रीजनिंग, मैथ और हिंदी में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं कटना चाहिए, तब हो पाएगा साथियों आपका सिलेक्शन का। फिर तो बहुत अच्छी रैंकर्स की श्रेणी में आप लोग आ जाओगे अगर हिंदी, रीजनिंग, मैथ में पूरे नंबर आप कर लो। खैर अब इस सवाल को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत, गीत, ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, एक वृत्ताकार ये मेज हो गई। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना। तो 1 2, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग साथियों यहां पर बैठ गए हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि सबका मुंह केंद्र की तरफ है, कह रहे कि मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग, आप कहीं पर भी बना लीजिए, मोहन को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, आंसर आपका जो आएगा वो साथियों एक ही आएगा। मोहन को कहीं पर भी, मोहन जो है ना ये प्रिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो प्रिया को कहां पर बैठाना पड़ेगा साथियों, प्रिया को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, है ना। तभी तो प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर मोहन बैठेगा, यानी कि यहां पर मोहन बैठेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। प्रिया जो है ना ये राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो राज यहां पर ही बनेगा, क्योंकि राज का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यहां पर प्रिया पहले से हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अजीत है, तो अजीत साहब यहां पर बैठेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, गीत मोहन के बगल में, यानी कि गीत यहां पर नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है गीत यहां पर बैठेंगे। तो अब कौन बची है, श्रुति बची है, श्रुति सातों यहां पर बैठ जाएंगी। पांचों के 6 लोग सातों आपने बैठा दिए। सवाल पूछा जा रहा है गीत के दाएं और चौथे स्थान पर कौन है, गीत के दाएं और चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 और 4, यानी कि राज हैं। तो गीत के दाएं और चौथे स्थान पर राज हैं। राज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सातों अगले नंबर का सवाल है।
आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है तथा मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है। तो जैसा जैसा यहां पर कहा जा रहा है साथियों, वैसा वैसा आप करते जाएंगे। एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है और मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है, 18वां और 12वां। इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लोग होंगे? देखिए, बाएं से अगर बात करें तो इधर से 18वां स्थान है किसका? रंजीत का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है दाएं से मंजीत का। दाएं से अगर बात करते हैं साथियों, मंजीत का कौन सा स्थान है? दाएं से मंजीत का 12वां स्थान है। ठीक है, और के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो कहा जा रहा है अधिकतम कितने लोग बैठे हैं इस पंक्ति में? तो यहां तक 18 हो गए, 18 प्लस आपके ये 4 हो गए, 4 व्यक्ति, इधर को 12 लोग बैठे हैं। तो इन सब को टोटल कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अधिकतम कितने लोग बैठे हैं। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा साथियों? 16। 16 और 18 34 हो जाएगा। तो 34 लोग साथियों इस पंक्ति में है। 34 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि रम्या रानी से उम्र में बड़ी है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है साथियों, वैसा वैसा हम लोग यहां पर करते जाएंगे। चलिए, रम्या की यहां पर बात चल रही है। रम्या जो है ना, एक सेकेंड, रम्या की अगर बात करें तो रम्या रानी से उम्र में बड़ी है, रानी से उम्र में बड़ी हो जाएंगी साथियों। रम्या जो है ना रानी से उम्र में बड़ी है, लेकिन रम्या जो है ना ये मालती से उम्र में छोटी। रम्या जो है ना ये मालती से छोटी है उम्र में। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रिया मीना से उम्र में छोटी है लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है, मालती जो है ना ये प्रिया से छोटी है, तो प्रिया यहां पर आ जाएंगी, प्रिया से छोटी हो गई। देखिए मालती है ना, तो यहां पर कहा जा रहा था प्रिया मीना से उम्र में छोटी है। प्रिया जो है ना ये मीना से छोटी है, ठीक है, तो लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। रम्या से उम्र में बड़ी है, रम्या कहां गई? ये है रम्या। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो उम्र में सबसे बड़ी कौन है? मैं कहूंगा सबसे बड़ी तो मीना है। तो मीना है, तो मीना ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका जवाब है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, एक नंबर सीरीज का सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है। देखिए 1724 से 1716 हुआ, यानी कि घटा है। कितना घटा है? 8 घटाया गया है। 1716 से 1689 हो गया, कितना घटाया गया? देखिए 9 में से 6 है, 6 में से 9 जा नहीं सकता, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है ना। और अब अगर बात करते साथियों 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के 27 घटाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो कितना घटाया गया है? 4 और 6 64 घटाया गया। यहां पर अगर बात करें साथियों कितना घटाया गया है? 125 घटाया गया है। यहां पर कितना घटाया जाएगा ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ये नंबर आपको जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं। देखिए ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, तो यहां पर 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। तो 1500 में से साथियों आपको 216 को घटाना होगा। तो 1500 में से जब आप 216 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, 8 बचेगा, 2 1 1284 यहां पर आ जाएगा। और 1284 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में। समझ गए साथियों इस सवाल को। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं? यानी कि आपको बताना है, आंसर जो होना चाहिए वो काले में से होना चाहिए। यानी कि ऐसे कितने काले जो हैं वो सफेद हैं, है ना। तो मैं कहूंगा 6 एक ऐसा नंबर है जो काला भी है और सफेद भी है लेकिन कार नहीं है। तो 6 कहां पर लिखा हुआ है? 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कथन आपके सामने है, धारणा आपके सामने। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को, यानी कि जो ऐसे बेरोजगार हैं, जो भारतीय युवा हैं जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं और बेरोजगार, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए अगर वो बेरोजगार हैं। अब यहां पर आपको 2 दिए गए हैं धारणाएं, कौन सी धारणा सही है इतनी सी बात आपको साथियों बताना है, कौन सी धारणा अंतर्निहित है। देखिए भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो बेरोजगार हैं उन्हें आर्थिक सहायता की तो आवश्यकता होगी, तभी तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। उसके बाद कहने कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि है। ये कुछ नहीं है साथियों। देखिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि पर्याप्त धनराशि है। यहां पर एक ये बात कही गई है कि सभी बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं भारतीय युवा जो 18 वर्ष से अधिक हैं, वो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये सरकार थोड़ी ना कह रही है, ये जनता पब्लिक कह रही है ना।
तो पब्लिक को थोड़ी ना पता है धनराशि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये वाला तो अंतर्निहित है, लेकिन ये वाला सही नहीं, यानी कि पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका जवाब होगा। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? 2:3 के अनुपात में है। या एक काम करिए साथियों, हम मान लेते हैं कुर्सी का जो मूल्य है 2:3 को हम क्या कर लेते हैं, 2 को कर लेते हैं 200 और 3 को कर लेते हैं साथियों 300। यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए की है? 200 रुपए की है। तो एक मेज का अंकित मूल्य कितना है साथियों? 300 रुपए है। ठीक है, यानी कि दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। ठीक है, यदि कुर्सी और मेज दोनों पर जो मिलाकर वो छूट देता है, संयुक्त छूट 26% की देता है, तो कहने के मेज पर दी गई छूट कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 200 प्लस 300 यानी कि 500। दोनों का मूल्य 500 है और इस 500 पर वो 26% की छूट दे रहा है। तो देखिए जरा 500 पर वो दोनों चीजों पर कितने प्रतिशत की छूट देगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 26 पंजे कितने होते हैं साथियों? 6 पंजे आपके 30 हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 छंग आपके 30 हो गए और 5 दूना 10 13, 130 रुपए की छूट दी जाएगी 500 रुपए पर। ठीक है, यानी कि ये जो छूट आई है ये कुर्सी पर आई है और साथियों मेज की छूट आई है। उसके बाद एक बात और यहां पर कही गई थी, 20%, कुर्सी पर 20% की छूट देता है। तो कुर्सी कितने रुपए की है साथियों? कुर्सी तो 200 रुपए की है। 200 रुपए पर अगर 20% की छूट देगा तो कितने रुपए की छूट जाएगी साथियों? 40 रुपए की छूट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम देखें, देखिए ये कुर्सी मेज दोनों पर छूट है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर की छूट है। तो अगर 130 में से 40 को घटाएंगे तो हमें मेज की छूट पता चल जाएगी। तो 130 में से 40 को घटाएंगे तो मेज की छूट कितनी हो जाएगी साथियों? 90 रुपए हो जाएगी। यानी कि 90 रुपए की छूट दी गई है किस पर? मेज पर। तो इसको प्रतिशत में बदलना है 90 रुपए को, तो 90 रुपए की वो प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कराएंगे। और ये है कितने रुपए की मेज? 300 रुपए की है, तो नीचे आपका 300 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए साथियों। अगर बात करते हैं यहां पर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 30 आ जाएगा यहाँ पर पूरा, यानी कि 30% की छूट दी जाएगी मेज पर। कहाँ पर है 30%? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दीपक और विनोद की गति 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें विनोद की गति का अनुपात दे रखा है ना, क्या कहा जा रहा है? देखिए इसको हम 19x और 12x मान सकते हैं। ये विनोद की गति है और ये दीपक की गति है। अच्छा, यहां पर हमें विनोद की गति भी बता दी गई है, कितनी है? 84 है। तो मैं कहूंगा 12 में हमने किससे गुणा कर दी? 12 सत्ते 84। तो अगर दीपक की गति आपको पूछी जा रही है और ये पूछी जा रही है तो इसकी भी गुणा 7 से करा दीजिए। 19 सत्ते कितने होते हैं साथ? तो 133 होते हैं। तो अगर 84 किलोमीटर प्रति घंटा विनोद की गति है तो दीपक की गति कितनी हो जाएगी? 133 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय कर लेती है। वह 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर वही दूरी को तय करे तो उसको कितना समय लगेगा? देखिए अब यहां पर आपको क्या, यहां पर आपको सातों चाल दे रखा है, चाल भी दे रखी है और यहां पर समय भी दे रखा है और यहां पर दूरी की बात चलेगी तो दूरी तो हम यहां से सबसे पहले निकालेंगे तभी तो आगे का काम हो पाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल 45 है और समय कितना है? समय सातु 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबसे पहले देख लीजिए दूरी आखिर कितने मीटर है। 45 गुणा 15 करा लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। यहां पर आपका 45 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया। यानी कि दूरी की अगर बात करते हैं सातु 675 मीटर आपकी दूरी निकल कर आई है। अब यहां पर कह रहे हैं कि अगर उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से वही समान दूरी को तय करें तो कितना समय लगेगा। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है साथियों? 675 है और यहां पर चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 से कम 5, 5 3 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर और कट करें साथियों, किससे कट करें? 3 से कट कर लें, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक आपका 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 4 से अगर कट करेंगे तो 11 पॉइंट करके कुछ आएगा और 11 पॉइंट करके कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है
आपसे कह रहे हैं कि ए अकेले एक कार को 10 दिन में पूरा करता है। ए की अगर बात करें, ए 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार को समान दिन यानी कि समान कार को बी अगर करता है तो 20 दिन में करता है। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कुल कार का आधा कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि वो दोनों लोग, देखिए टोटल काम कितना है, ये सबसे पहला बात आती है। तो वो काम आप कैसे निकालोगे, यहां पर निकालोगे, कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 10 से भी कटे, 20 से भी कटे। तो मैं कह सकता हूं सातु क्या 40 हो जाएगा वो नंबर, यानी कि ये 10 से भी कटेगा, 20 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये टोटल काम हो गया, है ना। टोटल क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अच्छा, अब 10, अगर टोटल काम 40 है और एक दिन में 10 काम कर रहा है ए, तो कितने दिन में कर पाएगा, 4 दिन में कर पाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये 2 ही दिन में कर लेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ए और बी दोनों मिलकर ये कितना काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो करेंगे ए और बी दोनों मिलकर कुल कार का आधा काम कितने दिन में कर पाएगी। ये पूरा काम है, इसका आधा काम कितना होगा, इसका आधा काम 20 होगा, है ना। तो 20 काम है, एक दिन में 6 काम हो रहा है, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। और यही तो यहां पर लिखा हुआ है 20/6। कहां पर लिखा हुआ है, 20/6 तो नहीं लिखा हुआ ऐसा तो यहां पर। अच्छा, कटेगा, सॉरी, ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 10/3 लिखा होगा, 10/3 लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसी लगी साथों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, या जो ग्रुप्स आपके पास है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक मैंने क्रैश कोर्स दिया है, उसमें कुछ क्लासेस मैंने रखी हैं। मेरा मानना है कि अगर उन सारी क्लासेस के उन सारे क्वेश्चंस को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीके को, हिंदी को अगर आप देख लेंगे तो आपका एक लेवल बन जाएगा, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं तो कहूंगा साथियों, वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाइए और एसएससी जीडी 2026 की सारी क्लासेस को देख डालिए और अपनी तैयारी को मजबूत करके अपना सिलेक्शन एक निश्चित तौर पर पक्का कर लीजिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है उनको ज्वाइन करने के बाद एक बार क्या करेंगे, जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर करेंगे साथियों कमेंट सेक्शन में। तो जितनी भी क्लासेस साथियों आए टारगेट सिलेक्शन चैनल पर, उन सारी क्लासेस को आप लोग लिया करिए, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।